लेकिन फिर कुछ फिलोसफर्स आना शुरू हुए और सबसे बड़े फिलोसफर जो इसमें आए जिन्होंने पहली बार मतलब इसको चैलेंज किया इस चर्च की थ्योरी को, वो कॉपरनिकस थे। कॉपरनिकस ऑलरेडी एक्चुअली में कॉपरनिकस कोई ऐसा बहुत नास्तिक व्यक्ति नहीं था। कॉपरनिकस भी एक बड़े ही आस्तिक व्यक्ति थे और वो चर्च के लिए ही काम करते थे। चर्च ने उनको कहा था कि भाई तुम इसके ऊपर शोध करो कि ये धरती जो है वो ब्रह्मांड के सेंटर में है और सब कुछ इस धरती के इर्द गिर्द घूम रहा है। 42वें संशोधन से उन्होंने सेकुलर शब्द को दोबारा से इस्तेमाल में लाया। 1976 में उन्होंने सेकुलर शब्द को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में डलवा दिया और प्रियम्बल में डलवा देने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा या कुछ ऐसा सेंस में चेंज नहीं आ गया। बस उन्होंने जो चीज़ इम्प्लिसिट थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स के माध्यम से इम्प्लिसिट थी उसको उन्होंने एक्सप्लिसिटली लिख लिया। तो व्हाट वाज इम्प्लिसिट, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, वो था कन्वर्जन से रिलेटेड केस। तो रेवरेंड स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1958 का केस था और ये वही राइट टू प्रोपोगेट के ऊपर ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो राइट टू प्रोपोगेट है ये आपको इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता कि आप अगले को, आप किसी भी इंडिविजुअल को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करा लो। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार इंडियन पॉलिटी की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था आर्टिकल 22, 23 और 24 और वहाँ पर पहले मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 20, 21 और 22 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, लेकिन 23 और 24 उतने इंपॉर्टेंट साइड पर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने उन प्रैक्टिसेस से हम बाहर निकल चुके हैं। ये चाइल्ड लेबर वेबर वाली प्रैक्टिसेस से ऑलरेडी हम मतलब संभवतः बाहर निकल चुके हैं। एक्ट्स पार्लियामेंट द्वारा पास हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ भी कर सकता था उस लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कर दिया है। अब अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ के अंदर उसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन, एक थोड़ा सा रिजर्वेशन के ऊपर थोड़ा बहुत डिबेट रहता है, आज भी रहता है, जो काफ़ी रेलेवेंट भी बना रहता है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है वो डिबेट, वो आज भी चलता है और वो चलता रहेगा भी जब तक रहेगा। लेकिन बाकी के सारे आर्टिकल्स में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और हमने सब कुछ देखा। लेकिन आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सेकुलरिज्म का और इस सेकुलरिज्म के टॉपिक में हम आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 30 तक सब कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में वो हम आर्टिकल 25 से 28 तक का पूरा एक मतलब ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और आर्टिकल 25 को काफ़ी डिटेल में देखेंगे। मतलब आर्टिकल से 25 से 28 तक बस आपको जनरल वे में, जनरल सेंस में मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी जो मुख्य हमारी डिस्कशन होने वाली है वो आर्टिकल 25 के ऊपर होने वाली है और इसको हम आर्टिकल 25 से 28 तक के पूरी इस जर्नी को हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहते हैं। यानी कि रिलीजन से रिलेटेड जो फ्रीडम्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है हम उसकी बात करते हैं। जो आज आप अपना रिलीजन अच्छे से प्रोफेस कर पा रहे हो, जो आप अपने रिलीजन के बारे में अगले को बता पा रहे हो। आपने बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे जिनके थ्रू रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस है वो दिए जाते हैं। वो सब कुछ इन्हीं आर्टिकल्स की मदद से होता है जिसके ऊपर आज हम बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे। मतलब ट्रिपल तलाक, आपने बहुत सारे मतलब आपने बिट्स एंड पीसेस में जगह जगह पर डिस्कशन सुनी होगी। संथारा प्रैक्टिस के बारे में सुना होगा, ट्रिपल तलाक के बारे में सुना होगा। फिर एक हरीफ कुरैशी वाला केस जिसमें बकरी से रोक लगा दी गई थी जानवर को की बलि देने से, वहाँ से आपने सुना होगा। इस तरीके से आपने बहुत सारे डिस्कशंस लेकिन बिट्स एंड पीसेस में सुने होंगे। आज हम उनको पूरा जोड़ करके एक कहानी नुमा रूप में समझेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल, हाईली डिबेटेबल टॉपिक है, हमेशा डिबेट में रहता है। और सेकुलरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सबकी अपनी अपनी राय होती है। मतलब आप किसी पर्सन को भी उठा लो, आप किसी लेमन को भी सड़क से भी उठा लो और आप पूछ दो सेकुलरिज्म के बारे में, मतलब आसान भाषा में अगर आप कुछ पूछ दो तो उसके ऊपर अपनी एक उसकी राय होगी और वो राय मतलब दाग के मार देगा। पॉलिटी सब्जेक्ट की ख्याल खासियत भी यही है कि सबके पास पॉलिटी से रिलेटेड एक अपनी राय होती है और वो दाग देता है राय आपके ऊपर, भले आप उसको मानिए ना मानिए, वो आपके ऊपर है। तो इस टॉपिक पे जब भी हम आते हैं इसको हम बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ते हैं। अब सेकुलरिज्म की डिस्कशन वैसे तो इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म को कंपेयर करके शुरू होती है। यानी कि इन दोनों सेकुलरिज्म, ये वर्ड जो सेकुलरिज्म है भारतीय कंटेक्स्ट में ये वर्ड बहुत ज़्यादा बदल जाता है। एक्चुअल में इसकी उत्पत्ति अगर हम समझे थोड़ी सी स्टोरी फॉर्म में इसको फटाफट से समझ लेते हैं तो देखो क्या था कि वेस्टर्न फिलॉसफी में, वेस्टर्न कल्चर में जो 4th सेंचुरी से लेकर के संभवतः 12 सेंचुरी 13 सेंचुरी तक का जो पीरियड था उसको डार्क एज कहा जाता था। डार्क एज कहने का उसका मतलब ये था क्योंकि उस एज में ना तो इकोनॉमी डेवलप हो पाई, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाया, मतलब किसी लेवल पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इंसानी दिमाग जो है वो उस पूरे दौर में डेवलप हो ही नहीं पाया। और उसका कारण क्या था? उसका कारण सिंपल सा था, उसका कारण था रिलीजन, उसका कारण था चर्च। चर्च का पूरा वर्चस्व हुआ करता था सोसाइटी के ऊपर और जो राजा भी होता था वो चर्च के नीचे आता था। यानी कि एक तरीके से चर्च जो कुछ भी कह रहा है वही बात राजा कह रहा है। राजा की इतनी औकात नहीं थी कि वो चर्च के खिलाफ चला जाए।
तो चर्च बेसिकली पूरे हर चीज़ के केंद्र में बना हुआ था। जैसे आप आज भी देखते हो कि पोप की जो मतलब पॉपुलैरिटी, या कह लो आप पोप जो कह देते हैं वो बात एकदम बिल्कुल लिखी हुई लकीर हो जाती है। आज के सिस्टम में वैसा नहीं है, क्योंकि आज प्रोटेस्टेंट्स हैं और उसका हम पूरा समझेंगे अभी सब सारी चीज़ों को। तो आप इतना समझिए कि डार्क एज में चर्च का ही सब कुछ चलता था और चर्च जो कह देता था वही होता था। और इसी वजह से चर्च का मानना ये था कि भाई जो हम इंसानी शरीर जो है जो धरती पर आया हुआ है वो अपना पाप का, जो उसने पाप किया है उसी का भोग रहा है, और इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में, गॉड की भक्ति में लगे रहना है और उससे बाहर नहीं आना है। अब ये क्यों आ रहा है ये चीज़? क्योंकि अगर आप देखो तो पूरी फिलॉसफी अगर मतलब मैनकाइंड की पूरी फिलॉसफी जो उनके अकॉर्डिंग थी वो ये थी कि भाई इंसान, जो पहले इंसान और पहली औरत जो आई धरती पर वो एडम और ईव थे। और एडम और ईव क्यों आए? क्योंकि उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट चख लिया, तो भगवान ने पनिशमेंट के तौर पर धरती को भेज दिया। तो मतलब एडम और ईव के लिए धरती बनाई, और उस धरती, वो पूरी धरती जो है वो ब्रह्मांड के सेंटर में है, और उसमें फिर एडम और ईव को प्लेस किया, और फिर इंसान उससे निकल करके आते हैं और इंसान जो है वो अपने पनिशमेंट काट रहे हैं यहाँ पर। तो पनिशमेंट काट रहे हैं तो आपको बस भगवान की भक्ति में दिन भर लगे रहना है और फिर आपको काम वाम कुछ भी नहीं करना है। तो इसलिए इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब साइंस कुछ भी नहीं डेवलप हो पाया उस दौरान, और इसीलिए उसको डार्क एज का पीरियड कहा जाता है। लेकिन फिर कुछ फिलोसफर्स आना शुरू हुए, और सबसे बड़े फिलोसफर जो इसमें आए जिन्होंने पहली बार मतलब इसको चैलेंज किया, इस चर्च की थ्योरी को, वो कॉपरनिकस थे। कॉपरनिकस ऑलरेडी, एक्चुअली में कॉपरनिकस कोई ऐसा बहुत नास्तिक व्यक्ति नहीं था। कॉपरनिकस भी एक बड़े ही आस्तिक व्यक्ति थे और वो चर्च के लिए ही काम करते थे। चर्च ने उनको कहा था कि भाई तुम इसके ऊपर शोध करो कि ये धरती जो है वो ब्रह्मांड के सेंटर में है और सब कुछ इस धरती के इर्द गिर्द घूम रहा है, और ये शोध करके तुम इस चीज़ को प्रूव करो कि जो चर्च कह रहा है वो सही कह रहा है। तो कॉपरनिकस ने शोध किया, उनको कुछ और मिला। उनको तो मिला कि अरे भाई धरती तो ब्रह्मांड के सेंटर में है ही नहीं, ब्रह्मांड के सेंटर में तो सूरज है, धरती घूम रही है सूरज के इर्द गिर्द। और फिर ये हीलियोसेंट्रलिज्म और जियोसेंट्रिज्म की पूरी फिलॉसफी आती है, और कॉपरनिकस चर्च को गलत कह देते हैं। चर्च जो है बाद में कॉपरनिकस को देश निकाला कर देता है, बाद में कॉपरनिकस को माफ़ी मांगनी पड़ती है, और उसके बाद दुनिया भर के वहाँ से एक फिलोसफर्स की खेप जो है वो आना शुरू होती है। बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स आए, लॉक आए, फिर उसके बाद डार्विन आए। डार्विन ने तो ऐसी ही तैसी कर दी। डार्विन ने कह दिया कि भाई हम चिंपांजीज और एप्स में से निकले हुए हैं, हम वो इवॉल्व हुए हैं उनमें से, तो मतलब हम पहले जानवर थे, तो मतलब भगवान की बनाई हुई चीज़ को तुम जानवर कह दे रहे हो। चर्च और गुस्सा हो जाता है। तो डार्विन आते हैं, फिर मार्क्स आते हैं, हीगल आते हैं, दुनिया भर के फिलोसफर्स आते हैं और सब चैलेंज करते हैं चर्च की इस फिलॉसफी को, और धीरे धीरे वो वेस्टर्न सोसाइटी फिर जा करके डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है, इकॉनमी डेवलप होती है, साइंस डेवलप होता है, सब कुछ वहाँ पर डेवलप होता है। और आज जो आप वेस्टर्न सोसाइटी को देख रहे हो, इसीलिए वहाँ पर आज नेगेटिव सेकुलरिज्म है, यानी कि एकदम किसी भी रिलीजन को आप प्रोफेस नहीं कर सकते, ओपनली प्रोफेस नहीं कर सकते, ओपनली प्रोपोगेट नहीं कर सकते, ये सब काम आप वहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप रिलीजन की बात भारतीय कंटेक्स्ट में करने लगते हो, ये सब चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई डार्क एज नहीं था, जबकि हमारा वो एज तो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली या साइंस के तौर पर देखोगे तो हम ज़्यादा डेवलप थे। आज भी साइंस के तौर पर देखो तो हम उस समय पर ज़्यादा डेवलप थे। स्पेस टेक तक का हमने मतलब वो चीज़ें लिखी हुई हैं स्पेस के बारे में उस समय पर, तो हमारा कोई डार्क एज नहीं था। रिलीजन हमें किसी चीज़ से, डेवलपमेंट से कभी नहीं रोका रिलीजन ने, और रिलीजन हमें डेवलपमेंट में बड़ा बड़ा पॉजिटिव रोल भी निभाया है। तो इसलिए भारत में जो रिलीजन है, जिसको हम इंडियन सेकुलरिज्म कहते हैं, इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हम सारे रिलीजन को प्रोफेस करने का राइट देते हैं, हम सारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने का राइट देते हैं, और सारे रिलीजन को प्रोपोगेट करने का राइट देते हैं। ये आपके ऊपर है, मतलब आप अपने हिसाब से आप अपना कोई धर्म बना लो, हमें कोई मतलब नहीं है। और आप देखते ही हो नए नए धर्म निकल करके आते हैं, बहुत सारे धर्म गुरु हुए हैं जो अपना ही, जिनके अपने ही बिलीव्स हैं, जो ना हिंदुज़म पे मानते हैं, ना इस्लाम पे मानते हैं, ना क्रिश्चियनिटी पे मानते हैं, वो अपना ही एक उनका धर्म है। तो वो भी, उसकी भी छूट यहाँ पर दी हुई है, और वो छूट आर्टिकल 25 के अंतर्गत ही दी हुई है। तो इसीलिए 25, अगर हम आर्टिकल 25 की बात कर रहे हैं तो वो सेकुलरिज्म का पहला आर्टिकल है जो इंडिविजुअल्स को राइट देता है रिलीजन से रिलेटेड, यानी कि इंडिविजुअल्स को बताता है कि तुम्हारे पास रिलीजन से रिलेटेड प्रोफेस करने का राइट है, तुम्हारे पास रिलीजन से रिलेटेड प्रैक्टिस करने का राइट है, तुम्हारे पास रिलीजन से रिलेटेड प्रोपोगेट करने का राइट है। फिर आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 इंडिविजुअल्स की बात ना करके, क्योंकि इंडिविजुअल्स की बात ऑलरेडी 25 में हो चुकी है, आर्टिकल 26 रिलीजियस कम्युनिटी की बात करता है या डिनोमिनेशन की बात करता है। डिनोमिनेशन यानी कि जो किसी धर्म में से निकले हुए कुछ कुछ सेक्ट्स हैं, जैसे हम आर्य समाज की बात करते हैं, हम ब्रह्मो समाज की बात करते हैं, ये सब रिलीजियस डिनोमिनेशन कहते हैं इनको। तो वो रिलीजियस कम्युनिटी या डिनोमिनेशंस को क्या क्या राइट देते हैं, क्या क्या रिलीजियस राइट्स मिलते हैं, वो आर्टिकल 26 में डिस्कस किया गया है।
आर्टिकल 26 की इंपॉर्टेंस अगर देखें तो उतनी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी रिलीजियस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, और इसमें एसपी मित्तल का जो केस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए 26 भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद 27 आ जाता है। 27 बेसिकली बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, यहीं सुन लो, उसको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 27 सिर्फ इतना कहता है कि आप कोई भी रिलीजन के लिए अगर पैसा खर्चा कर रहे हो उसके ऊपर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। खैर उसमें भी कुछ कुछ कंडीशंस हैं, वो हम देख लेंगे। और फिर फाइनली आता है आर्टिकल 28, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कितनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए उसकी बात करता है, जो कि हम आर्टिकल 28 में काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो आज की जो हमारी पूरी डिस्कशन है वो केंद्रित होने वाली है आर्टिकल 25 पर। अब ये जो आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है, ये आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म के ऊपर भी काफ़ी डिबेट हुई थी। एक्चुअल में सेकुलरिज्म शब्द या सेकुलर शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं था ही नहीं, और हमारे सेकुलर, और क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं गया था, क्यों नहीं लिखा गया था इसका पीछे का बहुत बड़ा कारण था। एक्चुअल में 1948 में डिबेट शुरू हुई। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे केटी शाह थे, उन्होंने कहा कि हमें सेकुलर शब्द लिख देना चाहिए, ताकि एक आइडिया, भारतीय सेकुलरिज्म का एक आइडिया बहुत क्लियर हो जाए कि हम सेकुलरिज्म को प्रीच करते हैं। आप कहीं भी लिख दो, आप या तो प्रियम्बल में लिख दो या कहीं भी लिख दो, लेकिन आप सेकुलरिज्म शब्द को लिख दो। डॉक्टर अंबेडकर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था और बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म शब्द को लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि अब मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है और मेरी एक कास्ट है। जैसे इसको बहुत एक आसान एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मेरी एक कास्ट है, राजपूत हूँ मैं। तो अब अगर मैं राजपूत हूँ तो मैं राजपूत हूँ, मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं राजपूत हूँ। मैं हूँ तो मैं हूँ। लेकिन अब मैं अपनी गाड़ी के पीछे लिखवा लूँ राजपूत, जो आप देखते हुए गाड़ी के पीछे लिखवा लिया अपनी जाति का नाम, राजपूत, जाट, गुजर, मतलब हमें प्रूफ क्यों करना है लिख करके कि मैं वही हूँ, मैं हूँ तो हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने इस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया कि अगर हम सेकुलर हैं, हमारे आर्टिकल्स 25, 26, 27, 28, 29, 30 को देख करके साफ पता लगता है कि हम सेकुलर हैं। और जिसको पता करना है वो हमारे आर्टिकल्स को देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगा, वो हमारे देश में आ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा। तो फिर हमें ये लिख करके क्यों बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि भाई हम सेकुलर हैं? तो ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इस प्रिंसिपल पर जब ये एक्सप्लेनेशन दी थी डॉक्टर अंबेडकर ने, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खड़े होकर के ताली बजा रहा था, क्योंकि ये बहुत सटीक बात कही थी उन्होंने कि सही बात है, जो चीज़ आप हैं तो वो आप हैं, आपको लिख करके बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ जो है केटी शाह ने कही थी, और केटी शाह ने भी इस चीज़ को, डॉक्टर अंबेडकर के एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट किया था। तो इसीलिए सेकुलर शब्द या सेकुलरिज्म शब्द कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप देखोगे 42nd अमेंडमेंट के बाद या 42वें संशोधन से, जिससे इंदिरा गांधी पूरे मूड में आ गई थी कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ही नए सिरे से लिख दूंगी, तो उसी 42वें संशोधन से उन्होंने सेकुलर शब्द को दोबारा से इस्तेमाल में लाया। 1976 में उन्होंने सेकुलर शब्द को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में डलवा दिया। और प्रियम्बल में डलवा देने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा या कुछ ऐसा सेंस में चेंज नहीं आ गया, बस उन्होंने जो चीज़ इम्प्लिसिट थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल्स के माध्यम से इम्प्लिसिट थी, उसको उन्होंने एक्सप्लिसिटली लिख लिया। तो व्हाट वाज इम्प्लिसिट वॉज मेंट टू बी एक्सप्लिसिट, बस इतना किया था इंदिरा गांधी ने। पूछा गया कि भाई क्यों ज़बरदस्ती लिखवाया, हो तो था ही, ज़बरदस्ती लिखवाने की ज़रूरत क्या थी? खैर उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही था। उन्होंने कहा कि कोई भी फॉरेनर अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखता है तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स नहीं पढ़ता, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि है उसको नहीं पढ़ता। अगर उसको एक आइडिया लेना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रीच करता है, वो हो सकता है सिर्फ प्रियम्बल पढ़ के आ जाए, या वो सिर्फ प्रियम्बल पढ़ के उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लगा ले। स्कॉलर्स, अकेडमियाँ, ये सब लोग सिर्फ प्रियम्बल पढ़ के आइडिया लगा लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो इसीलिए मैंने इसको प्रियम्बल में लिखवा दिया कि वहाँ से एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई ये लोग भी सेकुलर हैं। तो इसलिए उन्होंने इस वर्ड को ऐड किया था। ऑल्दो एक्सप्लेनेशन से मैं बहुत ज़्यादा मतलब मूव्ड नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका ठीक था। तो आज की अपनी डिस्कशन आर्टिकल 25 के ऊपर होती है, और आर्टिकल 25 से सेकुलरिज्म के डिबेट की एक शुरुआत होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस, सेकुलरिज्म पढ़ने से पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट केस इसमें आ जाता है, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सेकुलरिज्म के ऊपर डिस्कशन करी थी। पहली बार नहीं, मतलब पहले भी कर चुके थे, लेकिन सेकुलरिज्म के ऊपर बहुत डिटेल्ड डिस्कशन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कभी की है तो वो एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में करी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सेकुलरिज्म को एक्सप्लेन किया, इंडियन सेकुलरिज्म की बात की, जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेकुलरिज्म एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और आप इसको पूरी तरीके से हटा नहीं सकते। यानी कि आप आर्टिकल 25 या 26 या 27 या 28 में जो दिए गए राइट्स हैं, इवन 29 और 30 में भी जो दिए गए राइट्स हैं, जो रिलीजन से रिलेटेड राइट्स हैं या जो रिलीजियस बेसिस पर राइट्स दिए गए हैं,
आप इनको इंसानों से छीन नहीं सकते, जो भी इंडियन है उससे आप इनको छीन नहीं सकते। तो अब अपनी डिस्कशन हम आर्टिकल 25 की इस सारी चीज़ को बेस बना करके स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आर्टिकल 25 जब आप स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे पहली लाइन जो लिखी होती है दैट इज़ ऑल पर्सन्स इन इंडिया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो वो शब्द जो है उनका इस्तेमाल अलग अलग तौर पर होता है, एक ऑल पर्सन्स इन इंडिया और जगह जगह पे आप देखिएगा ऑल सिटीजन्स या एवरी सिटीजन्स। तो जहाँ पर भी सिटीजन शब्द का इस्तेमाल हो जाए मतलब कि वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, जहाँ पर भी ऑल पर्सन्स का इस्तेमाल हो जाए यानी कि वो सिटीजन और नॉन सिटीजन के दोनों के लिए वो फंडामेंटल राइट है। ऑल पर्सन्स का मतलब यहाँ पर बहुत साफ है कि जो सिटीजन हैं जो नॉन सिटीजन हैं दोनों के लिए पूरी राइट होती है। और इसीलिए आप देखते हो जो लोग रेफ्यूजी स्टेटस पर आपके देश में हैं या जो लोग इलीगल इमिग्रेंट भी हैं उनका भी राइट टू रिलीजन नहीं छीन सकते आप। सब कुछ हो सकता है लेकिन राइट टू रिलीजन नहीं छीन सकते। एक बहुत बड़ा इशू हुआ था, रिसेंटली केस आया था जहाँ पर जो रोहिंग्यास आपके देश में रह रहे हैं उन रोहिंग्यास को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा था और फिर वो मामला कोर्ट भी पहुंचा था और कोर्ट ने उसमें कहा था कि रोहिंग्यास भले ही आपके देश के सिटीजन नहीं है, भले ही ये इलीगल इमिग्रेशन हुआ है, लेकिन आप इनका राइट टू रिलीजन नहीं छीन सकते बिकॉज ये राइट इनको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो इसको आप क्वेश्चन में नहीं ला सकते, इसको आप नहीं छीन सकते इनसे। और वो इसी वजह से क्योंकि ये राइट सारे लोगों के लिए ऑल पर्सन्स के लिए है। और वो क्यों है अभी हम थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि सबके लिए क्यों रख दिया। भाई सिर्फ सिटीजन्स के लिए रखते, सबके लिए रखने का एक पीछे से बहुत बड़ा कारण था। तो अब आर्टिकल 25 कहता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस, और उसके बाद दोनों राइट दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 25 के बेसिकली इसमें दो क्लॉजेस हैं, एक क्लॉज मतलब है क्लॉज 1 जो राइट देता है और क्लॉज 2 जैसा कि आपने 19 में देखा था, एक क्लॉज है जो राइट दे रहा है और दूसरा क्लॉज है जो राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ठीक वैसा ही कुछ हिसाब किताब यहाँ पर भी है। आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1 राइट दे रहा है और आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 जो है वो राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो है कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के बेसिस पर जो राइट 25 में दिया गया है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। खैर इसको अभी हम और डिटेल में केसेस में समझेंगे कि कैसे किया जा सकता है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपका राइट टू रिलीजन पब्लिक ऑर्डर की समस्या उत्पन्न कर रहा है, मान लीजिए आपने जुलूस निकाल दिया, मेला लगा दिया और पब्लिक ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर की सिंपल सी सिचुएशन हो गई, तो वहाँ पर आपके राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से हेल्थ, अगर किसी के हेल्थ की बात आ रही है और वहाँ पर आपका रिलीजन उसके हेल्थ के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो वहाँ पर भी आपका जो राइट टू रिलीजन है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब ये जो आर्टिकल 25 का सब क्लॉज 1 है ये हमें 4 राइट्स देता है। पहला राइट टू कंसाइंस, उसके बाद प्रोफेशन, दूसरा प्रोफेस करना, तीसरा प्रैक्टिस करना और चौथा प्रोपोगेट करना। ये 4 राइट हमें मोटे मोटे मिलते हैं। मतलब कि आप अपने रिलीजन को कंसाइंस, आपके पास फ्रीडम है कंसाइंस का, आपके पास फ्रीडम है अपने रिलीजन को प्रोफेस करने का, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का और अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने का। एक एक शब्द पकड़ करके समझते हुए चलते हैं। तो अब यहाँ पर जो राइट टू कंसाइंस है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, ये एक्चुअल में रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। कंसाइंस मतलब कि आप अपनी बौद्धिक क्षमता से, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस कर सकते हो। मतलब आपको पता है कि ये सही है, ये मेरे लिए गलत है, ये सही है, ये मेरे गलत है। आपका अपना बिलीफ हो सकता है, आपका अपना एक विचार हो सकता है। यानी कि ये बेसिकली एक तरीके से नास्तिक होने को भी ये जेन्युइन मान रहा है और वो भी आपका राइट है। अगर आप नास्तिक हो तो वो आपका राइट है, आपसे वो कोई छीन नहीं सकता या कोई आपको ज़बरदस्ती करके कोई रिलीजन फॉलो नहीं करवा सकता। ये फ्रीडम ऑफ कंसाइंस उसी चीज़ की बात कर रहा है कि मान लीजिए आप कोई रिलीजन नहीं भी फॉलो करते हैं, आप एकदम नास्तिक व्यक्ति हैं, आप भगवान पे ही भरोसा, आपको भगवान पे ही नहीं आप बिलीव करते, आप किसी रिलीजन पे नहीं मानते, ना आप हिंदू हैं, ना आप मुस्लिम हैं, ना आप सिख हैं, ना आप ईसाई हैं, ना आप बौद्ध हैं, ना आप जैन हैं, आप कोई प्रैक्टिस नहीं फॉलो करते, ना आप किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन से हैं, आप कुछ नहीं, आप एक सिंपल व्यक्ति हो जो इंसानियत में मानता है और आप बिल्कुल किसी रिलीजन में नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी रिलीजन में नहीं मानते और फिर भी वो, और ये भी उनका एक राइट है कि उनके पास एक फ्रीडम है कंसाइंस की, वो अपनी सोच के हिसाब से उस चीज़ को, बिलीफ को फॉलो कर सकते हैं और वो आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। इसीलिए शब्द कंसाइंस यहाँ पर इसने इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद प्रोफेस करना है, बहुत सिंपल सा शब्द है कि आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, मतलब कि आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो,
उसके बाद प्रैक्टिस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है, यानी कि आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी फॉलो कर सकते हैं, आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप मंदिर जा रहे हैं, आप पूजा कर सकते हैं, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, ये सारा आपका रिलीजन का प्रैक्टिस है। आपकी दिवाली है, आपका होली है, आपका ईद है, आप सारे त्यौहार जो है मना सकते हैं। वो सब कुछ क्या है, प्रैक्टिस करना हुआ, यानी कि आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और फाइनली जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद रहता है हमारे देश में, वो है राइट टू प्रोपोगेशन का, यानी कि रिलीजन को प्रोपोगेट करना। अगर मैं इसको और आसान भाषा में बोलूं तो एक तरीके से एडवर्टाइज करना, एक तरीके से इंस्ट्रक्शन देना, जहां पर आप अपने रिलीजन के बारे में अगले व्यक्ति को बताते हैं, समझाते हैं, उसको इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं। इसको हम प्रोपोगेशन कहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आपके रिलीजन की बातें जा रही हैं, मतलब आपसे दूसरे व्यक्ति तक ये बातें जा रही हैं। अब क्या होता है, यहीं से एक पूरी कहानी शुरू होती है कन्वर्जन की। अब देखिए, मान लीजिए मैंने अपने रिलीजन की बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई और आप उससे बहुत मूव हो गए कि अरे यार, ये तो रिलीजन बहुत ही शानदार है, मतलब कितना कुछ इसमें सीखने को मिल रहा है, कितना अच्छा है, समय के हिसाब से कितना सही है ये पूरा रिलीजन, और ये एक एक बात को एड्रेस करता है। और इस रिलीजन और इसकी बातें सुन के जो मैं काफ़ी मूव हो गया, और इसकी बातें सुन के मेरा जो दुख था, दुख दर्द भी ख़त्म हो गया। ये चीज़ हो जाती है कई बार, तो आप सोचते हो कि मैं ही इस पूरे रिलीजन को फॉलो करने लगूं, मैं कन्वर्ट हो जाऊं, तो मैं कन्वर्ट होकर के इसका रिलीजन अपना लेता हूं। ऐसा जनरल सेंस में होता है। इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्जन का राइट है, कन्वर्ज आप हो सकते हो, राइटफुली कन्वर्ट हो सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने आपको फोर्सफुली पकड़ करके, जैसे औरंगजेब के समय में कहा गया कि मतलब 50 लाख हिंदुओं का कन्वर्जन कर दिया, तो पकड़ के फोर्सफुली आपको कन्वर्ट कर दिया किसी और रिलीजन में, पकड़ कर किसी और रिलीजन में फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया, वो अगेंस्ट है, और वहाँ पर राइट टू कन्वर्जन काम नहीं आएगा, उसमें आपको जेल हो सकती है। अब अगर आपने किसी को झूठ बोल करके भी कन्वर्ट करने की कोशिश करी, या उसको ज़बरदस्ती मतलब झूठ बोल करके उसके दिमाग को विचलित करके उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी, वहाँ पर भी राइट टू कन्वर्जन जो है वो काम नहीं करता है। तो ये बात थी प्रोपोगेशन की। ये 4 राइट इसमें दिए हुए हैं। लेकिन अब इसके ऊपर इन राइट का अगर हम देखें तो बेसिकली क्या है कि ये जो राइट हैं ये सबके लिए, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है आर्टिकल 25 में, वो है वर्ड इक्वली। ये इक्वली सबके लिए हैं। अगर जितना राइट यहाँ पर हिंदू को मिल रहा है, उतना ही राइट मुस्लिम्स को भी मिलेगा, उतना ही राइट क्रिश्चियंस को भी मिलेगा, बुद्धिस्ट को भी मिलेगा, सिख को मिलेगा, जैन को मिलेगा, सबको यहाँ पर इक्वल राइट यहाँ पर मिलेगा। और वो राइट क्या होगा कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ, प्रोपोगेट कर पाएँ, और इस पर बहुत कोई रोक नहीं होगी, ऐसा आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1 कहता है। ऑल्दो इसमें एक सब्जेक्शन क्लॉज यहाँ पर ऑलरेडी डाल दिया है। सब्जेक्शन क्लॉज क्या है, वो है आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 में। उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर 25 सब क्लॉज 2 का सब्जेक्शन देख लेंगे, किस बेसिस पर आपके ये जो राइट है प्रोफेस करने का, प्रोपोगेट करने का और प्रैक्टिस करने का, इसको हम कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है और यहाँ से केसेस का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहला केस जो इस मामले में आया था, राइट टू रिलीजन के मामले में आया था, जिसने चैलेंज किया था, वो था बिजॉय इमानुअल का केस। बिजॉय इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था। ये एक्चुअली में स्कूल में जो नेशनल एंथम होता है वहाँ का मामला था। स्कूल में नेशनल एंथम था और उसमें बच्चे थे, और नेशनल एंथम जो है वो गाना था, उसमें कुछ बच्चों ने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया। और उन्होंने सिंपल सा, इसको नेशनल एंथम केस भी कहते हैं, उन्होंने सिंपल सा लॉजिक ये बताया कि भाई हमारे यहाँ पर हम नेशनल एंथम इसलिए नहीं गा सकते क्योंकि हमारे रिलीजियस बिलीफ्स के खिलाफ है। और इस चीज़ के ऊपर वहाँ के टीचर्स गुस्सा हो गए, प्रिंसिपल गुस्सा हो गए, प्रिंसिपल ने बच्चे को स्कूल से निकाल दिया, कहा कि ये नेशनल एंथम का डिसरिस्पेक्ट है, और इसलिए उसको स्कूल से निकाल दिया। ये मामला कुपोटा कोर्ट ने इस मामले में बहुत अच्छा डिसीजन दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई नेशनल एंथम इसलिए नहीं गा रहा है कि वो उसके रिलीजियस बिलीफ्स के खिलाफ है, तो ये नेशनल एंथम की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई। और इसीलिए कोर्ट ने, जब ये बिजॉय इमानुअल का केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस आया, तो बड़ा बवाल भी मचाया गया इसको कि नेशनल एंथम, नेशन पहले है या रिलीजन पहले है, इस कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए कि नेशन पहले होना चाहिए, ये सब बवाल आया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ना, आर्टिकल 25 में उसको राइट टू रिलीजन है और वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर रहा है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें नेशनल एंथम का कोई डिसरिस्पेक्ट ना है जी। जैसे आप देखते होंगे कि भारत माता की जय बुलवाने लगते हैं और फिर वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो, और एक अगला व्यक्ति है जो एक पर्टिकुलर रिलीजन से है, वो उसको नहीं बोलता है,
तो फिर उसके साथ उसको कहते हैं कि ये भारत, ये देश इसके लिए पहले नहीं है, इसके लिए पहले रिलीजन है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का एक्सप्लेनेशन है इसके ऊपर कि अगर कोई अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहा है, ये उसका रिलीजियस राइट है और हम उसको हम हैम्पर नहीं कर सकते। भले वो भारत माता की जय ना बोले, भले वो नेशनल एंथम ना गाए, ये उसका बिलीफ है और उसके बिलीफ को हम नेशनल एंथम का डिसरिस्पेक्ट नहीं मानेंगे जी। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था यहाँ पर, जो कि आप सबको पता भी होगा, इसको सबरीमाला टेम्पल केस कहते हैं। अगेन जो राइट टू रिलीजन था उसको चैलेंज करा सबरीमाला टेम्पल इशू में। अब यहाँ पर क्या था, सबरीमाला टेम्पल में आपको पता है कि लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल था ये, और लॉर्ड अयप्पा को नैस्तिक ब्रह्मचारी कहते हैं, नैस्तिक ब्रह्मचारी कहते हैं। और इसमें जो 10 से लेकर के 55 साल की उम्र तक, 10 से लेकर के 50 साल की उम्र तक की जो महिलाएं होंगी, विमेन होगा, उनको अंदर जाना प्रोहिबिटेड था। क्यों? बिकॉज ऑफ सिंपल लॉजिक और सिंपल रीजन कि मेंस्ट्रुएटिंग जो विमेन है वो अगर अंदर जाएंगी तो उनका नैस्तिक ब्रह्मचर्य जो है लॉर्ड अयप्पा का वो टूट जाएगा, इसलिए यहाँ पर उनका प्रोहिबिटेड था। तो अब इसके ऊपर जो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन का केस है, यंग इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और इसको सबरीमाला टेम्पल केस भी कहते हैं। जे साई दीपक ने केस लड़ा था, आपको पता है यहाँ पर, और जे साई दीपक ने इस केस में बहुत ही ज़बरदस्त, मैं तो काफ़ी मतलब मूव था, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर अपना एक्सप्लेनेशन दिया था। उन्होंने बहुत अच्छी बात समझाई थी कि इट इज़ नॉट अ प्रोहिबिशन बट इट इज़ एन एक्सक्लूजन। इसको हम समझेंगे, प्रोहिबिशन और एक्सक्लूजन का उन्होंने मतलब समझाया कि भाई क्यों मेल जो है वो मेंस टॉयलेट में जाता है और फीमेल जो है वो फीमेल टॉयलेट में जाती है। ये कोई प्रोहिबिशन नहीं है कि फीमेल मेल टॉयलेट में नहीं जा सकती, इट्स अ सिंपल एक्सक्लूजन। तो यहाँ पर ये जो लॉजिक है, सिंपल एक्सक्लूजन का लॉजिक है। ऑल्दो कोर्ट का मानना इसमें कुछ और था। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1 जो है वो फंडामेंटल राइट्स सबका प्रोटेक्ट करता है और सबके पास राइट टू रिलीजन है, इवन विमेन के पास भी राइट टू रिलीजन है। अगर ये आपका राइट टू रिलीजन है तो ये विमेन का भी राइट टू रिलीजन है, और अगर ये आपका राइट टू रिलीजन है तो उनका भी राइट टू रिलीजन है। तो ऐसा नहीं है कि आपका राइट टू रिलीजन उनके राइट टू रिलीजन के ऊपर चला जाएगा और उसको ओवरशैडो कर देगा। तो इसलिए विमेन्स ऑफ 10 to 50 ईयर्स ऑफ एज वर अलाउड इनटू दी सबरीमाला टेम्पल, और वहाँ से काफ़ी उस चीज़ का प्रोटेस्ट भी हुआ, काफ़ी बवाल भी हुआ। लेकिन वुमेन्स जनरली आप देखोगे कि वुमेन्स फिर भी सबरीमाला टेम्पल में वुमेन्स बहुत कम गई हैं, मतलब बहुत कम ही वुमेन्स वहाँ पर खुद से जाती भी हैं, और केरला में इस चीज़ की बड़ी अपनी एक प्रचलन है। तो सबरीमाला टेम्पल केस आया, और उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, वो था कन्वर्जन से रिलेटेड केस। तो रेवरेंड स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1958 का केस था, और ये वही राइट टू प्रोपोगेट के ऊपर ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो राइट टू प्रोपोगेट है, ये आपको इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता कि आप अगले को, आप किसी भी इंडिविजुअल को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करा लो और फोर्सफुली कन्वर्ट करा लो। यानी कि आप फोर्सफुली कन्वर्ट करा के उसके राइट टू रिलीजन को या उसके फ्रीडम ऑफ रिलीजन को आप इन्फ्रिंज करो, ये राइट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और ये जो कन्वर्जन के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया, ये पहली बार कोर्ट ने 1958 के इस रेवरेंड स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में लगाया। पहली बार कोर्ट ने कहा कि भाई कन्वर्जन पूरा ओपन कन्वर्जन का राइट नहीं है कि आप एकदम बिल्कुल ही शुरू कर दो कन्वर्ट कराना, ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराना। अब जैसे क्या हुआ, बहुत सारे मामले हुए, बहुत सारे केसेस हुए, और बहुत सारी इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि लोग एनजीओज़ खोल करके कन्वर्ट करा रहे हैं, एनजीओज़ के माध्यम से बच्चों को उठा लेते हैं, बच्चों की मदद करते हैं और फिर उनको मतलब अपने रिलीजन में कन्वर्ट करा लेते हैं। कुछ फैमिलीज़ को मदद करते हैं, कुछ ट्राइबल फैमिलीज़ हैं, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट में खूब हुआ कि ट्राइबल फैमिलीज़ को मदद करके और उनको फिर क्रिश्चियन बना दिया। ये अंग्रेज़ों ने खूब किया था, अपने समय में बहुत ज़्यादा किया था, और उसके बाद जब अंग्रेज चले गए तो ये एनजीओज़ के माध्यम से खूब होने लगा था। तो इसको कोर्ट ने रोका था कि नहीं, गलत है, ये आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो उनको, और उनको इन्फ्लुएंस करके या उनको पैसे दे करके, इन्फ्लुएंस करके, इस तरीके की चीज़ें दे करके अगर आप उनको कन्वर्ट करा रहे हो, इट इज़ रॉन्ग। उनके बिलीफ से उनको कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब वो खुद यकीन करे, वो अपने बिलीफ से कन्वर्ट होना चाहें तो बात अलग है, कि बहुत मूव्ड हो जाए रिलीजन से, वो बात अलग है। लेकिन आप ज़बरदस्ती का कन्वर्जन, इसको ज़बरदस्ती का ही कन्वर्जन माना जाएगा। और यही वो केस था रेवरेंड स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का, कि आप ऐसे इन्फ्लुएंस करके आप किसी का रिलीजन कन्वर्ट नहीं करा सकते। अगर वो पर्सन खुद से मूव होता है, खुद से वो उसका कुछ भला हो जाता है, खुद से वो होता है। जैसे बहुत सारे इसमें कहानियाँ हैं, आपने सुना होगा, ए.आर. रहमान की कहानी सुनी होगी। तो ए.आर. रहमान की बेटी को कुछ ऐसे डिजीज़ थी जो सही नहीं हो रहा था। उन्होंने सारा डॉक्टर सब कुछ करके देख लिया था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। एंड देन ही वेंट टू, आई थिंक अजमेर शरीफ दरगाह गए, या कहाँ गए, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कहाँ गए वो, लेकिन वहाँ गए और उसके बाद उनकी बेटी का जो भी है सुधार हो गया, वो सही हो गया।
और उसके बाद उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, वो मुस्लिम बन गए, वो ए आर रहमान बन गए। ऐसे ही जॉनी लीवर का केस है, जॉनी लीवर जो है उन्होंने कुछ ऐसे मन्नत मांगी थी और उसके बाद वो पूरी हुई और वो ही बिकेम जॉनी लीवर। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ये कन्वर्जन है, लेकिन ये ज़बरदस्ती का उसको कुछ पैसे दे करके, उसको खाना प्रोवाइड करके, उसको घर प्रोवाइड करके, उसको हॉस्टल दे के, ये आप इन्फ्लुएंस करके कन्वर्जन कर रहे हो, विच इज़ रॉन्ग, और यहाँ से कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई थी। अब हम आते हैं सबसे विवादास्पद इसके पहलू पर, जो है कि रिस्ट्रिक्शन का पहलू, यानी कि कैसे आर्टिकल 25 में दिए हुए गए राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि देयर इज अ सब्जेक्शन क्लॉज, दैट इज आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2। आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 सीधी तौर पर कह देता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर। मोरालिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर की बात जब भी आएगी तो आपको जो 25 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत जो राइट दिया है उस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब इसमें उन्होंने सिंपल कहा कि ये इम्पोजिशन स्टेट लगा सकता है। स्टेट आपके रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर जो आपको दिया गया 25 सब क्लॉज 1 में, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। और ये रेस्ट्रिक्शन किन केसेस में लगा सकता है, वो केसेस 25 सब क्लॉज 2 में सीधी तौर पर लिख दिए हैं। पहला केस ये, दूसरा केस ये। पहला केस ये है कि अगर कोई भी मतलब स्टेट आपके रिलीजियस राइट से रिलेटेड कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, या कोई और सेकुलर एक्टिविटी हो रही है, उस केस में आपके राइट को, आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन के राइट को रेगुलेट करने के लिए कानून बना सकता है और आपके राइट टू रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दे करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत रिसेंट एग्जाम्पल है। अभी आपने देखा कि ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया और वक्फ का पूरा केस हुआ। इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया कि ये तो हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है ये अमेंडमेंट, क्योंकि ये हमसे वक्फ का जो राइट है उसको छीन रहा है। तो कोर्ट ने इसमें कहा कि भाई ये जो राइट है आपका वक्फ का, ये एक्चुअल में सीधी तौर पर 25 सब क्लॉज 2 में ये एक्सप्लेनेशन है कि आपका जो राइट है, अगर कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत जो राइट आता है, उसके ऊपर उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो हमारा पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकता है, यानी कि गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। इसका राइट गवर्नमेंट के पास है और ये 25 सब क्लॉज 2 में है। या किसी भी सोशल वेलफेयर के लिए या किसी भी रिफॉर्म के लिए, किसी भी मामले में ऐसे कोई भी राइट बनाए जा सकते हैं, ऐसा कोई भी लॉ बनाया जा सकता है जो कि आपके राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ये बात आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 में कह दी है। अब देखिए क्या है कि इसके दो एक्सप्लेनेशंस हैं। पहला ये है कि जो सिख किरपान लगाते हैं, जो किरपान पहनते हैं, उसको कहा गया कि ये उनका प्रोफेशन है, ये सिख रिलीजन के अंदर ये एक ज़रूरी बात है। तो सिख होगा वो किरपान लगाएगा और ये उनका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। और यहीं से एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर जो पूरी डिबेट है वो शुरू होती है। जब आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, तो सवाल यहाँ से ये खड़ा होता है कि आप कितनी देर तक या कितनी दूर तक हमारे राइट टू रिलीजन के अंदर आ सकते हो और उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। क्या हमारा पूरा रिलीजन ही गायब कर दोगे? क्या आप इतनी भी राइट हमारे पास नहीं छोड़ोगे कि हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर पाएँ? क्या एकदम फ्रांस वाला हाल हो जाएगा जहाँ पर नेगेटिव सेकुलरिज्म है? तो फिर इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब क्या? ये सब दुनिया भर के सवाल थे जो कोर्ट से पूछे गए और हर समय आने वाले केसेस में ये सवाल हमेशा कोर्ट के सामने, जैसे सामरी वाला इशू में ये कोर्ट के सामने गया, शाह बानो केस में कोर्ट के सामने मामला पहुंचा, शायरा बानो केस में मामला पहुंचा कि स्टेट क्या पूरी तरीके से हमारे रिलीजन पर इन्फ्रिंज कर सकता है, हमारे रिलीजियस फ्रीडम को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। फिर तो ऐसे मतलब पार्लियामेंट जैसे गवर्नमेंट आएगी, जिस तरफ लीनिंग होगी वो ऐसे एक्ट बनाते जाएगी और हमारे राइट टू रिलीजन को लेते जाएगी। फिर तो राइट टू रिलीजन को रखने का मतलब ही नहीं है। तो कोर्ट ने इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी का इजाद किया या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का इजाद किया। कोर्ट ने इसमें समझाया कि देखो, जो तुम्हारा रिलीजन है उसके अराउंड जो भी प्रैक्टिस तुम कर रहे हो अपने रिलीजन के लिए, जैसे आप पूजा करते हो, आप आरती करते हो, आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हो, इसको हम मोटे संभवतः तीन भाग में बांट सकते हैं। और कोर्ट ने उसमें 3 भाग में इसको बांट करके समझाया। कहा देखो, एक तो प्रैक्टिस होती है जो टोटली नॉन रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, जो मतलब जिसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे
जैसे वक्फ की बात है, ये डोनेशन की बात है, ये प्रॉपर्टी का मामला है। जैसे मठ की ज़मीन है, अब मठ की ज़मीन पर अगर कब्जा कर रहा है तो ये नहीं है कि आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ पर जा रहा है। ज़मीन का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। पूजा आप अपने मन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़मीन चाहिए तभी आप पूजा करोगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़मीन चाहिए तभी आप नमाज़ पढ़ोगे। तो ये बात बहुत साफ कोर्ट ने कह दी कि ये एक प्योरली नॉन रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी की बात होती है, डोनेशन की बात होती है, और इसको इन्फ्रिंज किया जा सकता है। इसके ऊपर कोर्ट कानून बना सकता, इसके ऊपर पार्लियामेंट कानून बना सकता है और इस राइट को रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। दूसरी एक प्रैक्टिस होती है जिसको हम एसोसिएटेड प्रैक्टिस कहते हैं, यानी कि जो रिलीजन से थोड़ा करीब होती है और रिलीजन से एसोसिएटेड होती है। जैसे आप जुलूस निकालते हो, आप मेला लगाते हैं, मेला लगता है, तमाम मेला आपने देखा होगा, या मस्जिद पर लाउड स्पीकर है, मंदिर में लाउड स्पीकर है, सब लाउड स्पीकर के जो प्रचलन है, भागवत करा रहे हैं तो लाउड स्पीकर लगा लिया, ये लाउड स्पीकर लगा लिया है। ये सब एसोसिएटेड प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि इन प्रैक्टिसेस के बिना आपका रिलीजन नहीं टिकेगा, या आप हिंदू नहीं कहलाओगे, या आप मुस्लिम नहीं कहलाओगे। इनको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और फिर एक तीसरा और सबसे मुख्य हिस्सा आता है आपके रिलीजियस प्रैक्टिस का, जिसको हम एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस कहते हैं, जिसके बिना आपका रिलीजन ही नहीं होगा। जैसे सिख का किरपान लगाना, जैसे हिंदूज का पूजा करना या आरती करना, या हिंदू गॉड और गॉडेस को की पूजा करना, जैसे मुस्लिम्स का हज करना, या मुस्लिम्स का जो अपना जो भी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बिना इस्लाम नहीं रहेगा, इस कुरान पढ़ना। तो ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होगी। जैसे मुस्लिम्स का नमाज पढ़ना, ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आएगा, और इसको भी इन्फ्रिंज किया जा सकता है। इसको भी इन्फ्रिंज कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पर। लेकिन ये इन्फ्रिंजमेंट में ऐसा नहीं होगा कि आपके रिलीजन को पूरा ख़त्म कर दिया जाए। इतना इन्फ्रिंज नहीं करेंगे कि आपका रिलीजन पूरा ही ख़त्म हो जाए। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ, और ज़्यादातर आपने केसेस में देखा भी होगा कि गवर्नमेंट जो है वो इनसे ज़रूर इन्फ्रिंज कर देती है, लेकिन वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर जल्दी कुछ नहीं करेंगे। अनलेस और अनटिल एकदम ऐसी बात ना हो जाए, तब तक वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर कुछ भी नहीं करते हैं। और इससे रिलेटेड दो बहुत ही शानदार से केस हैं। एक हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था। अब ये पूरा मामला जो है, इसमें कोर्ट ने और अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। ये मामला एक्चुअल में बकरीद का था। बकरीद में काऊ के स्लॉटर को लेकर के था, कि गाय की बलि देने को लेकर के बकरीद में मामला था। वहाँ से बवाल पूरा बिहार से शुरू हुआ था। और इसमें कोर्ट ने कहा था कि देखो, सारी जो रिलीजियस प्रैक्टिस हैं वो सब ऑब्लिगेटरी नहीं है, यानी कि सब जरूरी मैंडेटरी नहीं है। कुछ चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हो। अब ये आप देखो कि कौन से आपके रिलीजन के कोर प्रिंसिपल्स हैं और कौन से एसोसिएटेड प्रिंसिपल्स हैं। अब गाय की बलि देना ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, ना कुरान में लिखा है, ना उससे एसोसिएटेड किसी टेक्स्ट में लिखा हुआ है। बलि देना लिखा हुआ है बकरीद में, लेकिन वो गाय की बलि देना ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत। और दूसरा, इसी से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार केस जो कि अभी बहुत रिसेंट 2017 में आया, जो कि है शायरा बानो से रिलेटेड केस, जहां पर इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक को क्वेश्चन में किया गया था। और इस पर भी कोर्ट ने सेम चीज़ एक्सप्लेन करी कि इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसके बारे में ये कोर प्रिंसिपल नहीं है इस्लाम का। ये बाद में डेवलप हुई प्रैक्टिस है, ये कोर प्रिंसिपल नहीं है। तो तलाक़ बिदअत को उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया। इसके ऊपर खैर एक बहुत शानदार सी मूवी बनी है, अभी रिसेंटली आई है, यू कैन वॉच दैट मूवी। तो ये पूरा आर्टिकल 25 की विस्तृत चर्चा थी, जहां पर ये डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी निकाल करके कोर्ट ने पूरी तरीके से उन सारी डिबेट्स को बंद कर दिया, या उन सारी डिबेट्स को ख़त्म कर दिया जो 25 के ऊपर क्वेश्चन करती थी। तो आइए, अब आपको पूरा ये आर्टिकल 25 काफ़ी डिटेल में समझ में आया था। अब 26 यानी कि रिलीजियस कम्युनिटी या रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात हम आर्टिकल 26 के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। अगर 25 से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से इन क्वेश्चन को पोस्ट करिएगा। आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।